Dear students, I am Mohammad Zaid, and in the last topic we discussed the Newton's formula for speed of sound, and then we discussed its Laplace correction. Further, today we are going to discuss the effects of various factors on speed of sound in air. तो जो लास्ट टाइम हमने कंक्लूजन लिया था न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड की जो लेप्लास करेक्शन थी, उसमें हम लोग इस बात पे एग्रीड थे कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बना था v equals to gamma p divided by रो। और इसमें हमने कहा था ये जो गैमा आपके पास इसकी कांस्टेंट वैल्यू थी जो कि मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट प्रेशर वर्सेस मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम से मिला था। इसी तरह से पी जो है वो प्रेशर है और रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द एयर है। तो ये फार्मूला हम लास्ट टाइम डिराइव करके आए थे। अब हम डिफरेंट फैक्टर्स पे बात करते हैं कि अगर हम इन फैक्टर्स को चेंज करें तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर हम जो देखना चाहेंगे वो डेंसिटी का है। फ़र्ज़ किया अगर आप एयर की डेंसिटी को बढ़ा दें तो डेंसिटी ऑफ एयर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो अब अगर मैं अपने फार्मूला को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है दैट इज़ v इक्वल्स टू गैमा p डिवाइडेड बाय रो। इसके मुताबिक v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो है। जितना डेंसिटी बढ़ेगी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाएगी, डेंसिटी कम करेंगे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। तो कंक्लूजन हम ये लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज with decrease in density and speed of sound decreases with increase in density। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं speed of sound decreases with increase in density। मतलब जब भी डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाएगी। तो इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं इसके बाद मॉइस्चर पे। आया कि कोई नमी का रिलेशन होता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कि नहीं होता। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है अगर आप देखें जिन दिनों धूप ज़्यादा है बारिशें कम हो रही होती हैं उन दिनों एयर में आपका मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम हो जाता है। और जब बरसात का मौसम होता है जिसमें कॉन्टीन्यूसली बारिशें हो रही होती हैं ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त में, तो उन दिनों मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है। क्या मॉइस्चर लेवल का भी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहली बात क्या है, मॉइस्चर क्या है, आपके एयर पार्टिकल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इंजेक्ट हो जाते हैं जिससे आपका इफेक्टिव वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो जब इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है आपकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और थोड़ी देर पहले हम ऊपर पढ़ के आए थे कि डेंसिटी डिक्रीज़ होने से स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ना चाहिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि विद द इंक्रीज इन मॉइस्चर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विद इंक्रीज इन मॉइस्चर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। तो ये आपका सेकंड फैक्टर आ गया। देन उसके बाद थर्ड फैक्टर जो हम देखना चाहते हैं दैट इज़ प्रेशर। क्या प्रेशर का कोई स्पीड ऑफ साउंड के साथ रिलेशन है या नहीं है। अगर हम डायरेक्ट रिज़ल्ट देखें तो इसमें अगर आप देखें तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो v इक्वल्स टू गैमा p डिवाइड बाई रो है। तो देखने में तो फार्मूला में यही लग रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप प्रेशर फाइंड करने का जो फार्मूला यूज़ किया था आपने कहा था p इज इक्वल टू रो जी एच होता है, वो जो आप मरकरी के साथ एक्सपेरिमेंट करके आप वैल्यू फाइंड करते थे। इसका मतलब है ये डायरेक्ट कुछ इस तरह से रिलेशन नहीं है, हमें कुछ थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो कुछ मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं, हमने ये कहा कि हमारे पास जो अवेलेबल वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से है v इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा p डिवाइडेड बाय रो। फ़र्ज़ किया ये आपका मेन रिज़ल्ट है। अब अगर आप रो की बात करें तो डेंसिटी जो होती है ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम के लिए जो रिज़ल्ट है वो आप जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ते थे पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। और एन क्योंकि यहाँ पे वन आप ले रहे हैं तो पी वी इज़ इक्वल टू आर टी हो जाएगा। वी की वैल्यू जो है वो आर टी डिवाइडेड बाई पी हो जाएगी।
तो ये वाली v की वैल्यू आप उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जो डेंसिटी का रिलेशन बनेगा वो मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हैं आर टी डिवाइडेड बाय पी। और फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास डेंसिटी का रिलेशन बनेगा, पी ऊपर चला जाएगा तो एम पी डिवाइडेड बाय आर टी बनता है। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब आप डेंसिटी की जगह एम पी डिवाइडेड बाई आर टी लिख सकते हैं। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो ये कुछ रिजल्ट ऐसे बनेगा कि हमने लिखा था v इक्वल्स टू अंडर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय रो। और अब इसको हम लिख सकते हैं, गैमा अपनी जगह पे है, पी अपनी जगह पे, रो की वैल्यू जो अभी मैंने लिखी है वो मेरे पास बनती है एम पी डिवाइडेड बाय आर टी। तो इसकी जगह मैंने एम पी डिवाइडेड बाय आर टी लिख दिया। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये जो प्रेशर है ये प्रेशर से कैंसिल आउट हो जाता है, और मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, v इक्वल्स टू आर टी ऊपर चला जाएगा, सो गैमा आर टी डिवाइडेड बाय एम अंडर द रूट। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो कि प्रेशर के लिए हम लोग जनरेट करते हैं। अब अगर आप इस रिजल्ट को देखें तो ये वाला रिजल्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दें या प्रेशर की वैल्यू कम करें, उससे स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन हम ये लिखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो ये तो आपका नेक्स्ट रिजल्ट बन गया। देन उसके बाद चौथा फैक्टर जो हमारे पास आएगा वो हम बात करना चाहते हैं टेम्परेचर पे। क्या टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है? तो अगर रिलेशन है तो वो कौन सा रिलेशन होगा? सो फोर्थ फैक्टर आपके पास ये बन गया। अब अगर हम इसी लास्ट रिजल्ट को जो हमने प्रेशर के लिए जनरेट किया है तो इस रिजल्ट को देखें तो इस रिजल्ट के मुताबिक आपका v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी का मतलब क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज़ हो जाएगी, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया। फ़र्ज़ किया जो आपके पास कोई भी वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड की है वो v है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर t हो, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो v नॉट हो जाएगी, जो आपका मिनिमम टेम्परेचर होगा वो t नॉट हो जाएगा। तो अगर मैं v को v नॉट से डिवाइड कर दूँ तो दैट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई टी नॉट। लाइक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं v को v नॉट से डिवाइड करूँ दैट मस्ट बी इक्वल टू t डिवाइडेड बाई टी नॉट अंडर द रूट। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट बनता है जो हम कंपैरिजन से लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखना चाहें, टी नॉट का मतलब होता है आपका मिनिमम टेम्परेचर है। मिनिमम टेम्परेचर जो होता है जिसे आप कहते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, या इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। तो लाइक ये आपके पास पहली वैल्यू बन जाती है, और अब आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो केल्विन में बन जाएगा। इसी तरह से जो आपका टेम्परेचर टी है वो टी जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, लाइक इसकी इनिशियल वैल्यू आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेट से टी डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि कोई भी टेम्परेचर लिया जा सकता है, प्लस 273 केल्विन, ये आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, v डिवाइडेड बाई वी नॉट इक्वल्स टू, टी की जगह मैंने लिख दिया टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन डिवाइडेड बाय टी नॉट जो था वो आपके पास 273 था, और होल की जो पावर है वो आपके पास अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। फर्दर मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, v डिवाइडेड बाई वी नॉट इक्वल्स टू 273 डिवाइड बाई 273, ये आपके पास 1 बनेगा, प्लस
टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 है, जो कि मैंने अरेंज करके लिख दिया, और होल पावर जो है वो 1/2 है। अब फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये जो पावर 1/2 होती है, 1 + x होल पावर n, हम लास्ट टॉपिक्स में रिपीटेडली पढ़ के आए थे। यहाँ पे आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई होती है, और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम ये होती है कि 1 + x होल पावर n हो तो उसको आप 1 + nx लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको मज़ीद लिखना चाहूँ तो v डिवाइडेड बाई v0 जो होगा वो बनेगा 1 + nx। n का मतलब है ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय n का मतलब क्या था, 2 था, और ये आपके पास 273 था। तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, जिसे आप अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय v0 इक्वल्स टू 1 + टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, दैट विल बिकम 546। तो ये आ जाता आपके पास। अब अगर आप इस v0 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो v की वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि v इक्वल्स टू v0 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v0 मल्टीप्लाई बाई 1 v0 बनेगा, v0 मल्टीप्लाई बाई टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 546। अब आपकी जो v0 की वैल्यू होती है वो एक्चुअली इक्वल है जो मिनिमम स्पीड है, दैट इज़ 332 मीटर्स पर सेकेंड। तो जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो v इक्वल्स टू v0 प्लस यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू 332 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 546 और 332 मीटर्स पर सेकेंड इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। जब आप 332 को 546 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.61 टी आ जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो ये आपका फार्मूला बनेगा जो कि टेम्परेचर आपकी गिवन वैल्यू के साथ वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। अब ये फार्मूला आपको ये बताता है, फ़र्ज़ किया अगर आप टी डिग्रीज आप राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री लेते हैं तो v0 आपका 332 था, तो 1 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.61 के साथ, तो ये आपके पास 0.61 इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 10 डिग्रीज राइज करते हैं तो 10 डिग्री के साथ 0.61 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे वो 6.1 बनेगा, 6.1 को v0 के साथ ऐड करेंगे तो v0 332 है, ये ऑलमोस्ट आपका 338.1 बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा दें तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.61 आपके पास 61 डिग्री सेंटीग्रेड 61 मीटर्स पर सेकंड बनेगा, और जब आप इसको 332 के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास कुछ 393 मीटर्स पर सेकंड बनेगा। तो ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो आप टेम्परेचर के साथ लिंक कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ आपका 0.61 मीटर पर सेकंड इन स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है। इसके बाद जो लास्ट आपका फैक्टर है जिस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड कर सकती है वो विंड है। विंड की आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी होगी, जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो अपना रोल प्ले करती है। आप जिस डायरेक्शन में विंड ट्रेवल कर रही हो, अगर आप साउंड को उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो साउंड फास्टर ट्रेवल करेगी, और इसी तरह से जिस डायरेक्शन में विंड ट्रेवल कर रही है अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउंड को ट्रेवल करवाएंगे तो वहाँ पे आपके पास साउंड की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ विंड जो होगा वो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ विंड में जाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप साउंड को अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ विंड ट्रेवल करवाएंगे तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ साउंड increases if sound is traveling in the direction of wind। और इसी तरह से अगर आप इसके अपोजिट चले जाएंगे तो वो केस रिवर्स हो जाएगा और वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके 5 फैक्टर्स जो थे
उसको हमने डिस्कस किया। दोबारा से ज़रा कंक्लूड करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एयर में। पहला फैक्टर जो था वो डेंसिटी का था। डेंसिटी के बारे में हमने कहा था डेंसिटी बढ़ाएं स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, डेंसिटी कम करेंगे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा फैक्टर जो हमने बात की थी मॉइस्चर थी, नमी थी। नमी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ती है और नमी कम करने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर हमने प्रेशर पढ़ा था। प्रेशर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें इससे स्पीड ऑफ साउंड पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि एक्चुअली कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। चौथा फैक्टर हमने पढ़ा था टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने से स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। और पांचवा फैक्टर जो हमने पढ़ा था दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ विंड। जिस डायरेक्शन में विंड ट्रैवल कर रही होगी उस डायरेक्शन में आपकी साउंड फास्टर ट्रैवल करेगी, और जिस डायरेक्शन में विंड ट्रैवल कर रही है अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल करवाएंगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।